सो ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स टू जो है इसका एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं कुछ लोग। और जो नहीं करते उनको बता दूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि हम कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि कुछ भी लिखने के लिए कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, पिछले 3 साल के पेपरों के, और किस तरह से आंसर बनाना है। इससे पहले आइडिया होना चाहिए कि वो एक्चुअली में वर्ड या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो अगर आप ह्यूमन वैल्यूज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं और एटलीस्ट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं या सच के एथिक्स लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूर समझें और सुने। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम्हें खुद से पढ़ने का मन है और आवाज़ पसंद नहीं आ रही, पीछे का साउंड डिस्टर्ब करता है। पहला क्वेश्चन 2020 के पेपर को अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 4 नोबल ट्रूथ एंड नोबल पाथ इन बुद्धिज़्म क्या क्या है। तो अगर तुम्हें बुद्धिज़्म का नहीं पता होगा तो ये 4 कैसे बता पाओगे। इसलिए 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिज़्म आर द सेंट्रल टीचिंग दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट बिलीव। क्या है वो बुद्धिस्ट के 4 बिलीव। पहले दुखा, जैसे दुख बोलते हैं, दुखा लिखा है इसमें, ऐसे करके लिखना, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। ठीक है, हर किसी को सफ़र होना पड़ेगा। देन समुदाय, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, समुदाय। थर्ड इज निरोधा, द ट्रूथ ऑफ सीसेशन, इसको समाप्ति कहते हैं। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वही तुम भी सर्च करोगे, इससे अच्छा पता होना चाहिए। समाप्ति है ना, जैसे एंडिंग। द ट्रूथ ऑफ समाप्ति ऑफ सफरिंग यानी सीसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब दुख खत्म होना, निरोधा। देन मागा इज द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द सफरिंग को एंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब है हमारे 4 नोबल ट्रूथ। अब द नोबल 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप्स टू एंड सफरिंग एंड अटेंड इनलाइटमेंट। तो बुद्धिस्ट लोग इनलाइटमेंट के लिए क्या करते थे, इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते थे कि हम नोबल ट्रूथ की सफरिंग्स को कम करें और अटेनमेंट, इनलाइटमेंट की तरफ अटेन हो जाए, है ना। तो पहले राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, दूसरा। तीसरा राइट स्पीच, चौथा राइट एक्शन, पांचवा राइट लाइवलीहुड, छठा राइट एफर्ट, सातवां राइट माइंडफुलनेस और आठवां राइट कंसंट्रेशन। इन सभी 8 फोल्ड्स को यूज़ करना है। अगली बात है 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिविंग इन हारमोनी। क्या वो लेवल्स हैं, तो 4 डिफरेंट लेवल हैं हारमोनी में रहने के लिए। पहले तो हारमोनी विद वन सेल्फ, खुद के साथ। तो दिस रिफर्स टू द इनर पीस, अंदर अंतर मन में शांति, एंड बैलेंस विद इन वन सेल्फ। तो इट इन्वॉल्व सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट एंड इमोशन। खुद ही को समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट हारमोनी विद वन सेल्फ। हारमोनी विद अदर्स, ये रेफर करता है पीसफुल एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ हमारे अच्छे व्यवहार। ये इन्वॉल्व करता है कंपैशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को समझना। फिर आता है हारमोनी ऑफ नेचर, तीसरा, है ना, कि ये रेफर करता है इन लिविंग इन बैलेंस विद एनवायरनमेंट एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। हम नेचर को हार्म नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में। ये इन्वॉल्व करता है सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स को। ठीक है, वेदर इट इज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह हो या किसी और वे में नेचर को हार्म करना हो। हारमोनी विद द डिवाइन, अब डिवाइन क्या चीज़ है, ये एक स्पिरिचुअल हारमोनी है, कनेक्शन विद द हायर पावर और पर्पस। तो हायर पावर यानी जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनके लिए हारमोनी, यानी प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हमारा ध्यान लगा रहता है। तो ये 4 चीज़ें, वन सेल्फ, अदर्स, नेचर और डिवाइन। थर्ड आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड फॉर सेफ्टी एनालिसिस। क्या है वो सेफ्टी एनालिसिस के ट्रेडिशनल मेथड, तो ये हैं, पहला है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, FTA। सेकेंड इज़ इवेंट ट्री एनालिसिस, ETA। अगर तुम्हें इनके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इनका अगर जब भी क्वेश्चन आए सेफ्टी एनालिसिस के ट्रेडिशनल मेथड क्या हैं, तो ये सब याद रखना है, FTA, ETA। देन HAZOP, दैट इज़ हैज़ार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी। फिर है फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, क्या फेलियर हो सकते हैं उस पर एनालिसिस करना। देन प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट, PRA। एंड आखिरी इज़ ह्यूमन रिलायबिलिटी एनालिसिस, तो HRA। अब इनके बारे में वैसे तो तुम्हें पता ही होगा क्योंकि ट्रेडिशनल है, तो सालों से चले आ रहे हैं, तो कॉमन सेंस ज़्यादा लगेगा इसमें। D की बात करते हैं, कह रहे स्पेस शटल चैलेंजर डिज़ास्टर क्या था। तो जैसा सिलेबस में डिस्कस हो रखा था कि डिज़ास्टर्स भी पढ़ने हैं, तो यूनिट 3 हो, 4 हो या 1 और 2 हो, इससे कोई रिलेट नहीं करता। अगर तुम्हारे पास एक बेटर एग्जांपल्स हैं पुट फॉरवर्ड करने के लिए, तो तुम कोई भी यूनिट चुन सकते हो। तो अगर स्पेस शटल चैलेंजर का बारे में पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना अपने आंसर राइटिंग में, कि स्पेस शटल चैलेंजर डिज़ास्टर हुआ था 1986 में, 28 जनवरी।
व्हेन द स्पेस शटल चैलेंजर ब्रोक अपार्ट जस्ट 73 सेकेंड इनटू इट्स फ्लाइट, यानी 2 मिनट भी नहीं हुआ था और ब्रोक हो गया था हमारा स्पेस शटल, तो किलिंग ऑल 7 क्रूज, तो सातों क्रूज जो हैं वो मर गए थे। और द कॉज ऑफ द डिजास्टर वॉज लेटर डिटरमाइंड टू बी फेलियर इन द ओरिंग सील्स। तो फेलियर किसमें था? ओरिंग सील्स ऑन द शटल सॉलिड रॉक बूस्टर विच अलाउ हॉट गैसेज टू स्केप एंड अल्टीमेटली लेड टू द एक्सप्लोजन ऑफ द फ्यूल। तो ओरिंग में सही से काम नहीं हुआ था, और इवन स्पेस शटल में तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ कितने मायने रखती है। तो द डिज़ास्टर वॉज अ सिग्निफिकेंट सेटबैक फॉर नासा एंड लेड टू एन ओवरहॉल्ट ऑफ द एजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो और टाइम लगाना पड़ा इन सारे प्रोसेस को होने में। तो इतना इम्पॉर्टेंट रहता है कि हर एक कंपोनेंट को अच्छे से टेस्टिंग हो उसकी, और ऐसे जाने ना जाएं। एक्सप्लेन द मॉडर्न टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं और मॉडर्न टर्म यूज़ करके हमें बताना है। तो एक इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस अमंग पीपल है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व की बात होती है जहाँ पे बिज़नेस गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं। तो जो भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके एसेसरीज जो हैं वो चाइना की कंपनियों से आती है, जापान की कंपनी, मतलब हम उसको ऐसे नहीं कह सकते कि टोटली बैन कर देंगे। तो ये एक अच्छा सेंस नहीं रहेगा, ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा ये। ठीक है, तो बहुत आपस में लोग मिल के काम कर रहे हैं, तभी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो पा रहा है और हर किसी का फ़ायदा हो रहा है जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजी आइडिया अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, और द टर्म ग्लोबलाइजेशन ऑफर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग इकोनॉमी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल चेंजेस दैट हैव अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो भी चेंजेस हुए हैं, और इतना फास्ट इसलिए हो पाए हैं कि हम यहाँ एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है, मतलब यहाँ पे आपस में सारी कंट्रियाँ डिपेंड है और एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में। देफ पार्टीज़ क्या होता है? कंप्यूटर इथिक्स किसे कहते हैं? इथिक्स तो पता है, कंप्यूटर भी पता है, कभी मिला के नहीं समझा। तो ये रेफ़र करता है टू द मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ दैट गवर्न द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कि मॉरल प्रिंसिपल हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं एक कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, या इसी रिलेटेड सिस्टम्स का यूज़ करने के लिए। तो इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एथिकल इश्यूज़ पे बेस्ड है, और डेवलपिंग द इम्प्लीमेंट एथिकल पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइन टू एड्रेस दिस इश्यूज़। तो तुम जितने भी पैमाने देख सकते हो कि एक कंप्यूटर का अनइथिकल यूज़ हो सकता है, उससे हटके काम होना इथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर एथिक्स में आता है। तो सम की इश्यूज़ इन कंप्यूटर एथिक्स जैसे कि प्राइवेसी सिक्योरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेसिबिलिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, ये भी डील करता है। तो इसमें ऑल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुई है, कंसिडरिंग पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी। तो यहाँ बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमने सोशल मीडिया डेवलप कर दिया, मगर अब वो सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं और एक बड़े समाज सोसाइटी को दिक्कत कर रहे हैं। तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉज। तो ये चीज़ें से भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस से संभल के रहना होगा। हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी एक अप्रोच है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एंड यूज़ दैट कंसीडर्ड द ब्रॉड सोशल इन्वायरमेंट एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए हॉलिस्टिक यानी हर एरिया में, तो इन सभी जोन्स में काम करना। कौन से? सोशल इन्वायरमेंटल एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो ये इन्वॉल्व करती है रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा भी होता है। तो टेक्नोलॉजी रिलेट करती है अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट सोसाइटी, है ना, एनवायरनमेंट, ह्यूमन वेल बीइंग इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको इंटरकनेक्शन क्या है, ये सब डील करता है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। क्या एम्फेसाइज करता है? द नीड टू डेवलप एंड यूज टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी सोशल जस्टिस। तो रेडियो की ज़रूरत ख़त्म हो गई जब मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियो आना लग गया, है ना, तो एक इंटरकनेक्टेडनेस आई ना, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई। भले ही रेडियो कम हुआ मगर तुम्हारे गैजेट्स ऐसे बनना बंद हो गए। तो जो एक तरह का बर्डन हो गया था टेक्नोलॉजी की सोसाइटी में, वो कम हो गया और यूज़र्स के लिए भी ईजी हो गया। अब तो कोई रेडियो की बात भी नहीं करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड यूज़र टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। हाँ, यूज़र्स को क्या दिक्कत है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दैट आर रिस्पॉन्सिव टू दिस नीड्स। द एच पार्ट इज डिस्कस बिजनेस एथिक्स इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि यही चीज़ हमें
पता है कि आगे जाके हम एक किसी कंपनी में नौकरी करेंगे, भले ही कॉलेज से हो या कुछ भी हो, नहीं हो कोई बात नहीं, नौकरी तो होगी तुमसे, है ना, करना तो पड़ेगा किसी ना किसी फेज़ में, तो उसमें ये सब आना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। एक आदमी का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, उससे डील करता है। तो इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग इथिकल इशूज़ रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ होती है, अगेन बोल रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ होती है, और तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कोवर्कर की, तुम्हारे अंडर काम करने वालों की, तुम्हारे ऊपर काम करने वालों की। तो नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो इसी को बिजनेस एक्टिविटीज़ से डील कर रहे हैं, डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग एथिकल पॉलिसीज़, है ना। क्रक्स यही रहेगा कि हर किसी को इक्वालिटी मिले और हर किसी को समानता से बोलने का अधिकार मिले इन अ प्रैक्टिस टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। आइडियाज़ सुनना बुरी बात नहीं है, अब तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच ए कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। किस प्रैक्टिस के बेसिस पे कंपनी डायरेक्ट हो रही है ना, क्या वर्क कल्चर कैसा है। तो बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज इट involves ensuring that companies operate in an ethical and responsible manner, that they are accountable to their stakeholders, ठीक है। वो स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल करे, और मतलब जो उन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहा है वो सच में फील करे कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द बिजनेस मॉडल और द टीम इज़ गोइंग टू बिल्ड, ठीक है। जो बना रही हैं वो सच में एथिकल है। सम ऑफ द की इश्यूज़ इन बिजनेस एथिक्स इंक्लूड ट्रांसपेरेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट। तुम्हारे स्टेक होल्डर, तुम्हारे एंड यूज़र, तुम्हारे कस्टमर को पता होना चाहिए कि हाउ ट्रांसपेरेंट यू वर्क। देन अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, डेफिनेटली, ठीक है। जो लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं या जो भी ऐसा काम है जिससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल बढ़ रही है, इसका मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब थोड़ी कर दोगे। तो दिस इज़ व्हाट बिजनेस एथिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो सकते हैं, ठीक है। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं आपस में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर दो सेम जोन में करने वाले बिजनेसेस के बीच में। डेवलपिंग मैकेनिज्म्स टू इंश्योर द कंपनीज एक्ट इन अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टेक होल्डर। तो ये थे वो क्वेश्चंस, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये पेपर का ही वो पार्ट है। थोड़ा PYQ 2018 की तरफ चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है लिमिटेड, वो तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे H पार्ट तक थे, है ना। यहाँ पे कम कम है, मतलब इनमें तुम्हें बड़ा आंसर लिखना है, मगर यहाँ मैं बड़ा आंसर नहीं लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर तुम्हें इनिशियली पता चल गया कि पहली 2-3 लाइन क्या है, काफ़ी लोग जैसे पेपर में भी पूछते हैं कि भाई पहली लाइन बता दे, बस लिखना क्या है, बाकी मैं खुद बना लूँगा। तो यही टेक्निक यहाँ अपनानी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस सही वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझते हैं, एक बात बताओ, डेली तुम बोलते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जब उस पर 5 मार्क्स का लिखने को आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस चीज़ को लिखें और कैसे लिख पाएँ कि वो सच में वैल्यू हो जाए, जो हम जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जानते सब हैं। तो उसको बताने का तरीका इज़ व्हाट इंग्लिश और सामने रिप्रेजेंट करना, वेदर इट इज़ इन इंटरव्यूज़, इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल फॉर समथिंग और समवन, किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल होना, जिम्मेवार होना। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ओनरशिप एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, वेदर इट इज़ गुड और बैड, अगर गुड और बैड इन द सेंस कि वो वर्कआउट करता है कि नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे। तो इज़ एन एसेंशियल ट्रेट फॉर अ पर्सन टू सक्सीड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फुलफिल्स देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, कीप देयर प्रोमिसेस एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। तो वो जानता है कि वो जो एक्शंस ले रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अपने प्रोमिसेस पे खड़ा उतर। देन लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी एंड नेचर, इससे क्या समझते हो, ये तो इजी दिख रहा है ना, कि सोसाइटी और नेचर के साथ हार्मनी में रहना। तो ये इन्वॉल्व करेगा रिस्पेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड ट्रीटिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो जो लोग फल सब्जी खाते हैं, फल सब्जी भी तो होना उगना चाहिए उस एनवायरनमेंट में, तो इंटरडिपेंडेंस है, और इसको समझना और हार्मनी बनाए रखना, एंड स्ट्राइविंग फॉर अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द नीड ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी वो वेव्स आ रही हैं, मतलब हवा चलने का कुछ ऐसा आ रहा है, तो सॉरी, कोशिश करना या तो तुम म्यूट कर दो मेरे को, या तुम खुद से पढ़ लो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ सही तक पहुँच पाए। लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी इन्वॉल्व फॉलोइंग इथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजी था। राइट कंडक्ट क्या होता है? ये क्या होता है? एक सेट ऑफ मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। तो क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स बिहेविंग इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद अदर प्रिंसिपल एंड अवॉइडिंग एक्शंस दैट वायलेट देम। ठीक है, जो कंसिस्टेंट है सारे प्रिंसिपल के साथ, और एक्शन लेना है कि जो वायलेट करा जाए। राइट कंडक्ट उसे कहते हैं। जैसे कि हमें दूसरों को रिस्पेक्ट और डिग्निटी देनी है, जैसे कि हमें ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना है। क्या ट्रूथफुल रहना? ऑब्वियस बात नहीं है क्या? जो तुमने देखा है, जो तुम्हारे साथ हुआ है, वो तुम सच बोल दो। वाई आर यू मोल्डिंग इट, है ना? तो दिस इज़ वट राइट कंडक्ट मीन्स। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, एडहरिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने चोरी करी, तुमने किसी का मर्डर करा और तुम सामने से कन्फ्रंट भी कर रहे हो कि हाँ मैंने मर्डर करा है, तो ठीक है, ये तुम ट्रूथफुल तो थे, मगर तुम लॉज को एडर नहीं कर रहे, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे डिग्निटी की किसी, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी है, मायने रखती है। अकाउंटेबिलिटी इज़ अनदर वेरी ऑफनली यूज टर्म्स। तो अकाउंटेबल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रिफर टू बीइंग आंसरेबल फॉर वन एक्शन और डिसीजन। एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको अकाउंटेबल भी होना चाहिए, इन द सेंस अगर बताऊँ तो, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो एक एक्शन लिया है, मगर उसको उस एक्शन का आंसर देना पड़ेगा कि वाई ही हैड टू दैट एक्शन। ठीक है, तुमने कुछ लोगों को फायर किया तो वाई, आंसर फॉर वंस एक्शन और डिसीजन। ये इन्वॉल्व करता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ वंस एक्शन एंड बीइंग विलिंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देम। ठीक है, तो अपने एक्शन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और अकाउंटेबल, खुद को जिम्मेवार ठहराना। अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी की भरोसेमंद आदमी है ये। सेफ्टी एंड रिस्क क्या होता है? सेफ्टी रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर। सही बात है, सेफ्टी चाहिए मुझे तो खतरे से बचने के लिए यूज़ होता है। क्या कंडीशन? कितना, अगर तुम इसको लिखने चाहोगे इंग्लिश में, या कोई तुमसे पूछे कि सेफ्टी क्या होता है, तुम बोलते सेफ्टी जो हमारी करनी चाहिए, जो हमें चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फिनोमिना, तो फिनोमिना वर्ड यूज़ होता है ना, या जो भी है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो सेफ्टी इज़ अ कंडीशन, ये वर्ड पता होना चाहिए जो हम लिखना चाहते हैं। और बीइंग प्रोटेक्टेड, तो खुद को प्रोटेक्ट करवाना इज़ अ सेफ्टी फ्रॉम हार्म और डेंजर। रिस्क क्या है? रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी। अब कोई बोलेगा रिस्क क्या होता है? एक्चुअल में रिस्क एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, राइट वर्ड इज़ पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम किसी को बोलेंगे टेबल क्या है? टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट, है ना, जिसका सपोर्ट लिया जाता है, जो चार पैरों का, वो सब तो ठीक है, टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही रिस्क इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और लॉस, खतरा। तो सेफ्टी एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, एंड मैनेजिंग रिस्क इज़ एसेंशियली टू इंश्योर सेफ्टी। कितने अच्छे टर्म्स हैं। यही बात होती है सामने कन्वे करने में। गुस्सा सब होता है, मगर एक बहुत गुस्सा होता है, एक माइल्ड गुस्सा होता है, तो काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें होती हैं। तो मैनेजिंग रिस्क जो होता है वो इंश्योर करता है सेफ्टी को। तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैज़ार्ड्स, असेसिंग देयर लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट हार्म। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजरी में ही सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिस्क, ये सब चीज़ों पे अगर पहले ही डॉक्यूमेंटेशन होता कि क्या कंपनी में हो सकता है, तो ऐसे लोग नहीं मरते। लॉयल्टी की बात करें तो एक इज़ अ क्वालिटी है। लॉयल्टी क्या एक क्वालिटी है। कितना अच्छा टर्म है। अभी हमने सिक्योरिटी की बात करी, फिर हमने सेफ्टी की बात करी, है ना, रिस्क की बात करी। वैसे ही लॉयल्टी क्या एक क्वालिटी है। बीइंग फेथफुल और डिवोटेड टू समवन और समथिंग, वफादार रहना हिंदी में बोलेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स बीइंग कमिटेड टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप एंड पुटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर। एसेंशियल ट्रेट है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कि हम सामने ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाएँ। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ में आंसर फ्रेम करने हैं, क्योंकि जब क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होती है तब आंसर राइटिंग में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो जो लोग 3 घंटे का पेपर सच में 3 घंटे में करते हैं और कुछ लोग 2 घंटे में कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कि उनको आंसर फ्रेम करने में टाइम लगता है। तो दैट इज़ बिकॉज कभी प्रैक्टिस नहीं करी, और वैसे भी बीटेक में आखिरी टाइम पे पढ़ के कोई प्रैक्टिस करता है। तो तुम्हें आंसर फ्रेम करने का तरीका भी बताता जा रहा हूँ। बात आती है ट्रुथ की। ट्रुथ बताओ क्या है? तो एक क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, और स्टेट ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट ऑफ रियलिटी। जो हुआ वो बताया, जो हुआ उसको कन्फ्रंट करता है, सामने बताता है। तो जो फैक्ट है ना उसको कन्फ्रंट कर देना इज़ द ट्रुथ। अच्छे से बोलते हैं तो ट्रुथ इज़ अ क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट।
और रियलिटी, सच्चाई के अकॉर्डिंग्स में रहना। इट इन्वॉल्व्स बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल इन ऑल आवर इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशंस। झूठे वादे करने से बचना है अगर जो सेल्स की नौकरी करेंगे। ट्रुथफुलनेस इज़ एन एसेंशियल ट्रेट फॉर पर्सन एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। पर्सनली तो ठीक है, प्रोफेशनली भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद अदर्स, कि हम कहीं ऐसे वादे ना कर रहे हो कि हमारी कंपनीज ने पिछले साल इतने क्रॉस किए, ये किया हो, मतलब द फैक्ट आर फैक्ट, है ना। तो ध्यान रखना है कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे थोड़ा आंधी वांधी का चक्कर चल रहा है, तो अगर तुम्हें आवाज़ आ रही है पीछे से तो थोड़ा बेयर विद मी। हम आगे बढ़ते हैं 2017 के PYQs, और जैसे अभी हमने 2018 के डिस्कस करे, कुछ कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इसको पढ़ो, कॉलीगियलिटी, है ना, जैसे भी बोलते हो तुम। कॉलीगियलिटी इज़ द टर्म, पहले तो उसका रेफरेंस दे दूँ, साफ साफ लिखा है सिलेबस में ये वर्ड, मैं अटक रहा था उसको बोलते टाइम भी, तो इसलिए थोड़ा पॉज लेके बोला। Collegiality is a term that refers to the cooperative relationship between colleagues. Collegiality है ना, तो रिलेटेबल है। तो अगर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है कोलीग्स के बीच में, कि हाँ हम दोनों साथ मिलके इस काम को करते हैं। कुछ कोलीग्स क्या करते हैं, होगा ऐसे कि तुम्हारा काम तो है ही, अपना काम भी तुम्हें दे देंगे और ख़ुद मज़े करेंगे। तो दिस इज़ नॉट मज़े करने की बात। तुम क्या कर सकते हो, कोलीग्स के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रिलेशनशिप रख सकते हो इन अ प्रोफेशनल या एकेडमिक सेटिंग। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, सपोर्ट करना और कोलैबोरेट करना अमंग टीम मेंबर्स विच हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। IPR क्या होता है, अब फंस जाओगे, ये देखो ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं हमें। IPR का फुल फॉर्म तक नहीं याद आता, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोल देता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब पता नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट, जैसे कॉलीगैलिटी भी मेरे को लगता है कोई मुश्किल से अगर जिसने पता ना हो तो बता पाएगा वो कि कोलिग्स से कैसे रिलेट करता है ना। तो IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट रेफर टू द लीगल ओनरशिप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज इन्वेंशंस। इंटेंजिबल मतलब जिनको फिजिकली तुम हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। वो कोई मंदिर मस्जिद नहीं है कि तुम वो समय के साथ इरोड होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेंशन आ जाती है, जैसे लाइट बल्ब की इन्वेंशन, है ना, या आर्टिस्टिक या लिटरेसी वर्क। ये क्या है, ये फिज़िकली नहीं बनाया जा रहा है, ये तुम्हारा रिटर्न या जो फॉर्म बनाया है ना, कागज़ पेपर तो फिज़िकली होता है, मगर जो तुमने आर्ट बनाया है वो तुम्हारी देन है ना, वैसा कुछ। एंड सिम्बल्स और डिज़ाइंस यूज्ड इन कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगो की बात करते हैं, अगर हम मिंत्रा का लोगो लें और अपनी कंपनी ही बना दें, तो दैट इज़ व्हाट IPR को दिक्कत दे रहा है। मतलब IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अगेंस्ट जा रहा है ना, कि तुम कैसे किसी और कंपनी का लोगो अपने लिए यूज़ कर सकते हो। इवन अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो तुम, क्योंकि मिंत्रा ने जो ट्रस्ट बिल्ड करा है लोगों का, वो अपने लोगोज़ के बेसिस पे है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं करा है। तो ध्यान रखना, IPR प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर्स टू यूज़, सेल और लाइसेंस देयर प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ओनर्स को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि अपना यूज़ करना, सेल करना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है, एक अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। कल्चरल यानी कल्चर, हर किसी का अलग कल्चर है स्टेट में, लाइक सोशल एक्सक्लूजन, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइपिंग एंड कैन लीड टू अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा घर जो है वो खेतों में है और तुम्हारे माँ बाप चाहते तुम खेती बाड़ी करो, तो दिस इज़ नॉट व्हाट इक्वली इम्पोर्टेंस यू आर गेटिंग जब आप दिल्ली में हो। तो दिल्ली वाले कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारा बेटा जो है खेती बाड़ी करे, यानी वैसे तो कोई चाह ही नहीं रहा है, स्टिल इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि हम सब्जियां कहाँ से उगाएंगे। तो ये क्या है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन में अभी आ सकता है, और बाकी सारे फैक्टर्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिफर टू द सिचुएशन। काफ़ी बार होता है ऐसा कि तुम चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे से जो काफ़ी रिलेट करता है वो बताता हूँ फुटबॉल के टर्म्स में, कि एक हमारी टीम में 2 जने हैं और पहला आदमी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करें, ठीक है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, गोल स्कोर करना है। सेकंड है कि वो चाहता है कि सभी को सेटिस्फेक्शन मिले,
इवन दो कि उसको मैटर नहीं करता कोई जीते कोई हारे, मगर एट द एंड जो है वो टीम के सभी मेंबर्स खुश रहने चाहिए। तो उसमें कोई निटी-ग्रिटी या कोई ऐसा दाव पेच खेल के गोल ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ सबकी इन्जॉयमेंट आती है, वहाँ सबको एक्सपोजर मिलना चाहिए। ये दोनों की अच्छी अपने इंटरेस्ट है, मगर एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंपीटिंग इंटरेस्ट, loyalty या obligation that could interfere with the ability to make fair and impartial decision. तो conflicts of interest may arise in professional, business and personal relationship और undermine public interest and confidence. सही बात है। हैकिंग क्या होता है, बहुत बार बात हो रखी है। हैकिंग refers to unauthorized access, modification और डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे चोरी होती है, हमारे घर में कोई बिना बात करे बिना पूछे घुस जाता है। हैकिंग में कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस होता है, नेटवर्क या डेटा, नॉट ओनली कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क में भी घुसता है, कोई डेटा को भी स्टील करता है। तो इट में इन्वॉल्व ब्रेकिंग इनटू अ सिस्टम या स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डिसरप्ट इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो हैकिंग कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एज अ होल। विसल ब्लोइंग, ये क्या होता है? अब सोचो विसल ब्लोइंग से क्या याद आ रहा है? मुझे तो एक कुकर याद आ रहा है जिसकी सीटी बज रही है ना। स्टिल नॉट रिलेटेबल, तो पता होना चाहिए क्या होता है। इज़ अ एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग अनएथिकल, इलीगल और डेंजरस एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब सीटी बजती है तो काफ़ी लोगों की अटेंशन उस पर जाती है, जो जहाँ से साउंड आ रहा होता है इतना हाई पिच का। तो वही है, एक्सपोज कर देना अनएथिकल या इलीगल डेंजरस एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, जैसे कि एक्टिविटी टू अथॉरिटीज़ और द पब्लिक को बता देना, ऑफन एट ग्रेट पर्सनल रिस्क टू द विसल ब्लोअर, ठीक है। तो जो जैसे इंस्टाग्राम जो है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन को वीक कर रहा है, यंगस्टर का दिमाग ख़राब कर रहा है। तो ये जो कंपनी के अंदर बैठ के एल्गोरिदम सेट कर रहे हैं, वो सामने आके अगर कन्फ्रंट कर देंगे, बता देंगे पब्लिक और अथॉरिटीज़ को, इससे इंस्टाग्राम की इमेज तो डाउन होगी, मगर जिनको एक तरह से ये एडिक्शन हो चुकी है वो कैसे मानेंगे। स्टिल विसल ब्लोइंग इज़ द थिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मॉरलिटी क्या होता है, देखो ये लास्ट है, नीचे ये बना हुआ आ गया एक्स क्रॉस, तो ये लास्ट है। मॉरलिटी देख लेते हैं, उसके बाद थैंक्स फॉर लिसनिंग बोलूँगा। मॉरलिटी रिफर टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज़ दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। मॉरल कहते हैं ना, मॉरल, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वही चीज़। मॉरलिटी रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज़ दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर, सोशल या सोसाइटी में इंटरेक्शन जिसको गवर्न करता है। अगर तुम एक पंचतंत्र की कहानी सुनते हो, उससे जो मॉरल लेके जाते हो वो तुम्हारी सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, तुम्हें राइट और रॉन्ग में कैसे डिफरेंस निकालने में हेल्प करेगा, मेकिंग एथिकल चॉइसेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, फेयरनेस, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तुम्हारा पैशन अनइथिकल है ना, तो तुम उस पैशन को छोड़ोगे क्योंकि ये तुम्हारी मोरालिटी तुम्हें नहीं कहती है, ठीक है। तो मोरालिटी इज़ शेप्ड बाय कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विद सोसाइटी, इंसान सैनिटी में रहे। तो बस यही था हमारा, और मैंने इतनी देर तक बोला है और तुमने इतनी देर तक सुना है, इसके लिए क्लैप है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया। और तुम कुछ लेके गए होगे, ज़रूरी नहीं होता कि हम पेपर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ही करें, ठीक है। और एग्ज़ाम क्रैक करने की बात आ गई तो हमेशा उस क्लास के सबसे निहायती बेवकूफ़ लड़के के बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है और कैसे ना कैसे करके नंबर ले आ रहा है, तुम उससे बेटर हो, ये याद रखना। क्यों बेटर बोल रहा हूँ, रीज़न मीन कि तुमने पहले तो इतना लंबा ये फालतू का मेरा लेक्चर सुना। फालतू का इसलिए बोल रहा हूँ कि जेनजी जैसा लगे कि तुम हम जैसे यंगस्टर सोचते हैं कौन पढ़ता है ह्यूमन वैल्यूज़ ही हैं। आगे जाके तुम पैसा और इंसान में अंतर करना सीख जाओगे, ह्यूमन वैल्यूज़ आती होगी तो। तुम्हें किसके पीछे भागना है, कम पैसों में सेटिस्फेक्शन या बस टॉक्सिक वर्क कल्चर और पैसा बहुत। तो अभी और डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है एंड ऑफ द वीडियो, मतलब हम पूरे मतलब अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस करें, बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और पैरामीटर और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी हैं, मैंने चेक करे थे तो वो भी आते हैं उस पर। ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर है, मिड सेम हो एंड सेम हो, सबकी तैयारी एक साथ ही हो जाएगी, ठीक है। बस एंड में तुम्हें रिवाइज दोबारा कर लेना जो हमने पढ़ा है। चलो फिर।